How are you? I hope you will be fine. Welcome to online class. We were discussing the concept under ICT, Information Communication Technology in Education. Let's continue the study. And I hope you enjoying the class. So let's continue the study. Okay. तो विद्यार्थियों, हमने आईसीटी के अंतर्गत आपको मैंने परिभाषाएं बताई और आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो संचार के प्रक्रिया के घटक देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से घटक जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। घटकों की बात करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा, विशेष माध्यम से जो है हम समझेंगे। देखिए किस प्रकार से ये घटक काम करते हैं। संचार हम एक सामान्य लैंग्वेज में समझे, सामान्य परिभाषा में समझे तो सबसे पहले एक होता है प्रेषक। प्रेषक जो कि सूचना को, डाटा को प्रेषित करता है, सूचना को प्रेषित करता है। अब वो सूचना को जो प्रेषित करता है वो ये सूचना को प्रेषित करता है, ये मुख्य कार्य होता है सूचना का प्रेषण करता। अब इसको यदि हम जोड़ना चाहें तो शिक्षक को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पर यानी प्रेषक हो गया शिक्षक, ये शिक्षक है। अब दूसरा आता है माध्यम, कि किस माध्यम के द्वारा आप संचार को प्राप्तकर्ता के माध्यम में पहुँचा रहे हो। प्राप्तकर्ता के पास सूचना किस माध्यम से जा रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर प्रेषक को शिक्षक कह दिया तो माध्यम जो है वो आपकी ब्लैक बोर्ड हो सकता है। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो मेरा जो लैपटॉप है या मेरा मोबाइल है वो एक माध्यम का कार्य कर रहा है। आपका जो मोबाइल है वो माध्यम का कार्य कर रहा है, तो वो माध्यम हुआ। इसके बाद में आप जो सूचना प्राप्त कर रहे हो, आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो गए, आप प्राप्तकर्ता बन गए। आप क्या हो, प्राप्तकर्ता, सूचना को प्राप्त करता। अब जैसे मैंने ये वीडियो आपको डाला था तो कई कमेंट मेरे को मिले थे, कई लाइक्स मेरे को मिले थे। तो ये जो है जब शिक्षक को अपनी जो भी शिक्षक पढ़ाता है, किसी भी माध्यम से पढ़ाता है, विधि से पढ़ाता है, प्रविधि से पढ़ाता है, कई प्रकार की विधि प्रविधियों का वो प्रयोग करता है, तो उनके माध्यम से जब वो पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद उसको प्रत्युत्तर यानी कि फीडबैक मिलता है। ये जो फीडबैक होता है ये शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये जो फीडबैक होता है ये शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ये किस क्षेत्र में उपयोगी होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शिक्षक की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। फीडबैक जितना अच्छा होगा शिक्षक का कार्यक्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से ये हो गए। सूचना तकनीकी के उपयोग मैंने जो तकनीकी मुख्य उपकरण थे वो मैंने आपको चर्चा कर ही दी थी। कुछ विशेषताओं की हम चर्चा करते हैं। संचार जो होता है वो कैसे होता है, इसमें क्या विशेषताएं सम्मिलित हैं, उन विशेषताओं की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा 1 नंबर। तो फर्स्ट नंबर पर है संचार। देखिए इसमें एक लाइन गलत दे रखी है कि संचार एक मार्गी होता है। संचार एक मार्गी नहीं होता। संचार जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है। संचार क्या होता है, द्विमार्गी प्रक्रिया है और ये शक्तिशाली होता है। संचार जो है वो द्विमार्गी प्रक्रिया है और ये शक्तिशाली होता है और काफ़ी प्रभावशाली भी होता है। फिर दूसरी बात आती है कि संचार वह साधन है जिसमें हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों को प्रेषित करते हैं, यानी इसमें विचारों को, भावनाओं को प्रेषित किया जाता है। तीसरी बात यह है कि शिक्षा की प्रभावशाली संचार की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। मतलब शिक्षा आप कैसे दे रहे हो उसकी प्रभावशीलता संचार की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए जब भी आप शिक्षक बन करके और क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो आपकी शिक्षा प्रणाली, आप जिस माध्यम से पढ़ाने जा रहे हो तो उस संचार की प्रभावशीलता पर वो निर्भर करेगी। आप किस विधि से पढ़ा रहे हो, किस माध्यम से पढ़ा रहे हो,
आपकी आवाज़ कितनी बुलंद है, आप कितना अनुशासन रख रहे हो, इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर करता है। तो संचार यदि आपके बीच और विद्यार्थियों के बीच संचार यदि सही है, संप्रेषण यदि सही है, तो आप जो शिक्षा दे रहे हो वो विद्यार्थियों को समझ में भी आएगी और आपको फीडबैक भी मिलेगा। इसके बाद में हम चौथे नंबर पे विचार कर रहे हैं कि एक प्रभावशाली संचार के अंतर्गत जो शब्दावली प्रयोग की जाती है उसके तय अर्थ होने पर ही संचार सार्थक होता है। भाई हमने कई प्रकार के मार्ग देखे कि ये संचार के मार्ग हैं। अब एक प्रभावशाली संचार हम जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास एक प्रभावशाली माध्यम होगा। और संचार जो है परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई है कि संचार जो है वो संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था क्लासरूम में भी कि जो संचार होता है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया करवाता है, यानी संप्रेषण, जिसको संचार को हम संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो संप्रेषण क्या होता है? संचार, जो संप्रेषण एक संचार है जो क्या करता है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया करवाता है। तो वो अंतःक्रिया जब होती है तो दोनों के मध्य संबंध स्थापित होता है, इसलिए संचार परस्पर संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। दूसरी बात, विचारों की बात आ गई कि विचारों को आदान प्रदान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। भाई संचार जो है उसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हम सामान्य रूप में यदि संचार को देखें कि मोबाइल पर आप किसी से बात कर रहे हो, मैं किसी से मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी बात कह दी और फिर आपने उसका प्रत्युत्तर दिया, आपने कोई बात कह दी, मैंने उसका प्रत्युत्तर दिया, तो ये संचार है। अब यदि क्लासरूम में हम इसकी बात करें तो मैंने शिक्षक के रूप में आपको कोई बात कही और वो बात आपको समझ में आई और आपने कोई प्रश्न उठाया, तो वो एक आदान प्रदान है अपने विचारों का, अपनी शिक्षा का। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद में इसमें दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष कैसे? एक तो संदेश भेजने वाला होता है, यानी हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, ICT इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें इसमें शिक्षक को और शिक्षार्थी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ बनाने की कोशिश करनी है आपको कि ICT जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हमें शिक्षक को लेना पड़ेगा और शिक्षार्थी को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ संदेश भेजने वाला यानी कि शिक्षक होता है और दूसरी तरफ जो है शिक्षार्थी होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। यानी आप जो भी पढ़ा रहे हो उस क्लासरूम में पढ़ाने वाले को प्रत्युत्तर देने वाला भी होना चाहिए। तो इसके दो पक्ष होते हैं, संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला। अब दूसरी बात यह है कि आप जो संचार कर रहे हो, आप शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हो, वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में गया और मैंने अपने सब्जेक्ट को छोड़कर अदर कोई बातचीत आपसे कर ली जो उद्देश्यहीन हो, तो वो प्रक्रिया एक प्रकार से संचार नहीं कहलाएगी। क्योंकि वो संचार प्रक्रिया क्या है, संचार प्रक्रिया की विशेषता क्या है, ये यहाँ पर जो विशेषता की मैं जोर दे रहा हूँ इस बात पर, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखी है इसको। इसमें क्या लिखा है कि इसकी प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है, कि मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपका मूल्यांकन करूँगा और उस मूल्यांकन में मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपका मूल्यांकन जब होगा तो मैंने जो पढ़ाया है उस पढ़ाने में आप मुझे प्रतिक्रिया देंगे कि आपको कितना आपने सीखा है। फिर इसके बाद में आती है कि इसमें विचार, भावना, संवेदना, संवेग, ये सब कुछ सम्मिलित होते हैं। यानी इसमें आपके विचार भी सम्मिलित होते हैं, इसमें आपकी भावनाएं भी वहाँ पर प्रकट करते हैं, इसमें आपकी संवेदना भी वहाँ पर प्रकट करते हैं, यहाँ पर संवेग भी जो हैं आप प्रकट करते हैं। कई बार आपने संवेग से यहाँ पर अर्थ देखा होगा, कई बार शिक्षक जो है अनुशासन स्थापित करने के लिए एक छात्र को खड़ा करता है, उसको बिठाता है, थोड़ा सा उसको डांटता भी है। ठीक है, अपने संवेगों में अंतर भी आता है।
ऐसे नहीं कि हम उतार चढ़ाव, एक बोली में ही उतार चढ़ाव जो आता है तो वो संवेग वहाँ पर सम्मिलित किया गया है। फिर इसके बाद में एक बहुत बड़ी बात आई कि प्रभावपूर्ण संप्रेषण। यदि आप कक्षा में गए, अब आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आई है जिसको मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। वो क्या है, ये देखिए पीले कलर में मैंने इसको अंडरलाइन किया है। वो है कि एक प्रभावपूर्ण संप्रेषण, एक कम्युनिकेशन जो होता है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि कक्षा के अंदर यदि वो गया और उसने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन छात्रों के साथ नहीं किया तो उसकी अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी, और अंतःक्रिया नहीं हो पाएगी तो उसको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, और शिक्षक जब दोबारा क्लास लेगा तो उसको कोई मालूम नहीं होगा कि उसने कितना पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, उसको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। तो इसका विशेष ध्यान पड़ेगा कि इफ़ेक्टिव जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य प्रभावपूर्ण संप्रेषण होना बहुत ही आवश्यक है। फिर हम चर्चा करते हैं आगे। संचार मानवीय व सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। अब देखिए हम क्लासरूम से बाहर चलते हैं। क्लासरूम के एक तो बात आई संचार मानवीय सामाजिक वातावरण को बनाए रखता है। अब इसमें क्लासरूम के अंदर की बात भी आ गई और बाहर की बात भी आ गई। कैसे आ गई? देखिए इस लाइन को अंडरलाइन करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है तो मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। जब शिक्षार्थी सीख करके समाज में जाता है, आपने देखा होगा कि विद्यालय जो होता है उसके एक तरफ लिखा होता है ज्ञानार्थ प्रवेश और एक तरफ लिखा होता है सेवार्थ प्रस्थान। तो जब विद्यार्थी सेवा के लिए प्रस्थान करता है तो सामाजिक अंतःक्रिया करता है। विद्यार्थी सामाजिक अंतःक्रिया करता है समाज के साथ, तो सामाजिक वातावरण को बनाता है। तो इसलिए संचार जो है वो मानवीय भी और सामाजिक, तो मानवीय सामाजिक दोनों वातावरण को बनाने में ये संचार बहुत ही उपयोगी है। फिर इसके बाद में बात आती है कि संचार के मुख्य कार्य सूचना को देना है, निर्देशों को देना है, संदेश प्रेषित करना है। अभी कैसे है, एक शिक्षार्थी एक जो शिक्षक होता है वो सूचनाओं को, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना हो, पढ़ाई से संबंधित सूचना हो, वो सूचनाएं छात्र को प्रेषित करता है। निर्देश, शिक्षक के ऊपर भी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को निर्देश वो प्राप्त करता है, उन निर्देशों को वो शिक्षार्थियों को संप्रेषित करता है। संदेश प्रेषित करना, वो संदेशों को प्राप्त करना, ये सारी क्रियाएं उसमें होती हैं। इससे क्या होता है? इससे आपसी विश्वास जगता है, इससे समन्वय स्थापित होता है। तो संचार का जो मुख्य कार्य होता है, यहाँ पर देखिए मुख्य लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये मुख्य है कि संचार का मुख्य कार्य क्या होता है? सूचना देना होता है, निर्देश संदेश प्रेषित करना होता है, उनको प्राप्त करना होता है। और जब ये कार्य कर जाता है तो आपसी विश्वास जगता है, समन्वय स्थापित होता है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि मानवीय और सामाजिक वातावरण जो है वो बनता है। अब मैंने अंतःक्रिया की बात बताई थी, वो भी आ गई यहाँ पर कि संचार में अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जब संचार चलता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उस कम्युनिकेशन में अंतःक्रिया आवश्यक ही होती है। और जब अंतःक्रिया होती है तो पृष्ठ पोषण भी बहुत ही आवश्यक है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने मुझे कुछ नहीं कहा कि सर मेरे को समझ में नहीं आया या सर मेरे को समझ में आ गया, कुछ भी आपने नहीं बोला, तो पृष्ठ पोषण मुझे मिला ही नहीं। जब मुझे पृष्ठ पोषण नहीं मिलेगा तो मैं अगली कक्षा के लिए तैयार होकर नहीं आऊँगा। इसलिए पृष्ठ पोषण बहुत ही आवश्यक है इसमें। और संचार एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। अब इसमें बोलकर लिखकर संचार किसी प्रकार के माध्यम से होता है। इसमें केवल मौखिक भी बोल सकते हैं, लिखकर भी बता सकते हैं, तो इतना भी नहीं है। तो हम संवेदनाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें विचार भी आते हैं, इनको हम लिख करके
बोल करके प्रकट कर सकते हैं। भावनाएं आती हैं, इनको भी हम लिख करके बोल करके प्रकट कर सकते हैं। संवेदनाएं आती हैं, उनको हम हाव भाव से प्रकट करते हैं। संवेग आता है, उनको हम हाव भाव से प्रकट करते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये हमारी संचार की विशेषताएं हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये संचार की विशेषताएं थी, ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि सूचना एवं संचार में कंप्यूटर की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। भाई सूचना संचार में एक कंप्यूटर है, हम आईसीटी की चर्चा करते हैं और आईसीटी में कंप्यूटर एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। आपके हाथ में आज जो मेरी क्लास आप ले रहे हो, जिस माध्यम से ले रहे हो, उसको हम मोबाइल कह दें, लेकिन उस मोबाइल को मैं कंप्यूटर का रूप कहना चाहता हूँ। कंप्यूटर का छोटा रूप है मोबाइल, ठीक है। तो वो कंप्यूटर इसमें विद्यालय में क्या भूमिका निभाता है, उसको हम देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर ने हमारी प्रतिदिन की परिस्थितियों में काफ़ी परिवर्तन किया। आज मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल है, आप विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, घर पर आप सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन फिर भी नित्य आप जो है वो क्लास को ले रहे हैं। टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो है आपके लिए ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ कर रखा है और आप कक्षाएं ले रहे हैं। तो ये कंप्यूटर की ही एक देन है। कक्ष की परिस्थितियाँ भी तेज़ी से बदल रही हैं। अब हम कई ये चीज़ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा, सबसे पहला ही पॉइंट ऑनलाइन शिक्षा का आया कि वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा विद्यार्थियों में खूब प्रसिद्ध हो चुकी है। मतलब एक प्रकार से क्रांति आ गई। घर बैठे विद्यार्थी कंप्यूटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और सीख करके, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऑनलाइन कक्षाओं में अधिकतर जो है वो शिक्षक की आवश्यकता के बिना भी ऑनलाइन शिक्षा छात्र प्राप्त कर रहा है। दूसरी बात ये आती है, ये तो हो गई शिक्षक और शिक्षक की बात कि यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है। छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड रखना। जब जिस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था तो रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर और फाइलों में रखा जाता था। तो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हो जाते थे, बहुत बड़े बड़े फाइलें हो जाती थी, और जब उनमें ढूंढने में भी समय लगता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या होता है कि कंप्यूटर में आपकी सारी सूचनाएं जो हैं वो फीड कर दी जाती है और एक सेकंड भर में आपका नाम बताते ही आपका पूरा बायोडाटा जो है वो हमारे सामने आ जाता है। तीसरी बात, मूल्यांकन प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि हर एक जो परीक्षाएं आयोजित होती है, आपने जो प्री बीएड की परीक्षा भी दी होगी, आपने उस प्री बीएड की जो परीक्षा आपने दी है, उस प्री बीएड की परीक्षा में आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको OMR सीट दी और वह कंप्यूटर की सहायता से चेक की जाती है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में भी ये काफ़ी उपयोगी है। दूसरी अगली बात है कि परिणाम जानने में भी सहायता होती है। आप उस सीट को कंप्यूटर में जैसे ही मशीन में लगाओगे, कंप्यूटर तुरंत जो है आपका परिणाम बता देगा। तो परीक्षा परिणाम जानने में काफ़ी सहायक होती है। इसके बाद में एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करके बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनेट के माध्यम से, ये देखिए, ये इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। अब देखिए, आपके जो महाविद्यालय हैं उसमें पुस्तकालय उपलब्ध है। अब आपके महाविद्यालय पुस्तकालय उपलब्ध है, आप यहाँ के पुस्तकालय में भी जो है वो पुस्तकों से पढ़ करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और पुस्तकें चाहिए जो यहाँ अवेलेबल नहीं हो। तो ऐसे में आपको विश्व के प्रसिद्ध पुस्तकालयों से कैसे जुड़े, तो जुड़ने के लिए इंटरनेट के माध्यम से आप उनसे जुड़ सकते हैं और विज्ञान, कला, साहित्य आदि विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम सूचना वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रिसर्चर जो आते हैं, जो एमएड के विद्यार्थी आते हैं या पीएचडी के जो विद्यार्थी आते हैं, उनके लिए जो है ये काफ़ी उपयोगी सहायक होता है। अलग जो एक और बात है, अधिगम में ये सहायक होती है। अधिगम में कैसे? कंप्यूटर द्वारा कोई भी विद्यार्थी ऐतिहासिक स्थानों, जलवायु, ऐतिहासिक घटनाओं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा कि सूचना एवं संचार कंप्यूटर की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। इन भूमिकाओं की हमने चर्चा की। साथ में हमने चर्चा की कि किस प्रकार संचार की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर सामने आती हैं। कल जो है मैं इसके संचार के जो मॉडल आते हैं उस मॉडल को मैं आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको संचार के जो मॉडल होता है उस मॉडल में 3 चीज़ें होती हैं जो पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा। एक तो होता है प्रेषक, क्षमा कीजिए, एक तो होता है प्रेषक, एक होता है माध्यम। ये 2 चीज़ और इनको प्राप्त करने वाला प्रेषक और एक ये माध्यम और इसके अलावा प्राप्तकर्ता, ये 3 चीज़ें कम्युनिकेशन में बहुत ही आवश्यक है। तो इनकी चर्चा हम कल करेंगे।